हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर 2 का पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक है आज का समपरासरी विलयन। क्या होते हैं समपरासरी विलयन? देखिए नाम से पता चल रहा है यहाँ पे सम मतलब समान, परासरी मतलब कि जिसका परासरण दाब समान हो। समपरासरी का मतलब हो गया ऐसे विलयन हम ले लें जिनका परासरण दाब बिल्कुल इक्वल हो, उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। परासरण दाब क्या था इसको हम इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके थे। परासरण दाब को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो एक विलयन का पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, तो दोनों का क्या कर दिया? इक्वल कह दिया। परासरण दाब कब समान हो सकता है? जब वहां पर उसकी सांद्रताएं क्या हो? समान हो। जैसे हमने कह दिया ये विलयन 2 लिए, दोनों विलयनों का कितना है? 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है। इसके अंदर भी 1 चम्मच नमक है, इसके अंदर भी 1 चम्मच नमक है। जब सांद्रताएं समान होंगी तो निश्चित रूप से इनके परासरण दाब भी क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। अब ऐसा मान सकते हैं, मान लीजिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। अगर आपने इन दोनों को मिला दिया, क्या टेम्परेचर में वृद्धि होगी? नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का क्या इक्वल है। एक का 20 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है। आपने टेम्परेचर मिला दिया, दोनों विलयनों को मिला दिया, टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर मान लीजिए हम ऐसा कह दें ये 20 डिग्री है और ये क्या है? 30 डिग्री है। आपने बीच में से एक नली से जोड़ दिया, नली से जोड़ने के बाद आपने कुछ टाइम बाद देखा दोनों का तापमान जो हो गया वो बिल्कुल समान हो गया। दोनों के तापमान बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। जहाँ कम था तापमान वहाँ बढ़ गया, जहाँ ज़्यादा था वहाँ पे कम हो गया। तो हम यही कह रहे हैं अगर दो विलयनों की सांद्रताएं बिल्कुल समान हो गई, अगर वहाँ एक मोलैरिटी के दोनों विलयन है या जो भी है, सांद्रताएं मात्राएं उनमें विलय की एकदम समान है, तो उस कंडीशन में विलयन कैसे हो जाते हैं? समपरासरी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं सांद्रताएं समान नहीं है तो उस कंडीशन में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने पर परासरण की प्रक्रिया होने लगती है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मैं यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 विलयन लिए, ठीक है, ये एक विलयन ले लिया, दूसरा विलयन ले लिया। यहाँ पर दोनों के हमने कह दिया कि इसके अंदर 1 चम्मच नमक है। कितना चम्मच नमक है बच्चों? इस समय 1 चम्मच नमक है और यहाँ भी 1 चम्मच नमक है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों विलयनों के बीच में आप कह दें कि हम यहाँ पर क्या लगा दें? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप कहिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों ओर नमक की सांद्रताएं क्या है? समान है। पानी ना तो यहाँ से यहाँ जाएगा ना यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन मैं आपसे कह दूं यहाँ 2 चम्मच नमक है। अब इस कंडीशन में कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। तो ये विलयन कैसा हो गया? अति परासरी विलयन हो गया। और इसमें कंसंट्रेशन कम है तो ये कैसा हो गया बच्चों? अल्प परासरी विलयन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ पानी के कण कहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या रटने की ज़रूरत है? नहीं है बच्चों। आप सीधा देख रहे हैं पानी यहाँ ज़्यादा है तो इस कंडीशन में पानी यहाँ से यहाँ जाने लग जाएगा। इसका मतलब जहाँ सांद्रता ज़्यादा होती है उस ओर पानी के अनुगमन करते हैं। अगर सांद्रताएं समान हो तो ऐसा विलयन बच्चों क्या कहलाता है? समपरासरी विलयन कहलाता है। अगर वहाँ सांद्रता ज़्यादा हो तो अति परासरी, और अगर सांद्रता कम हो तो वह अल्प परासरी विलयन कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गई, एक अति परासरी और अल्प परासरी विलयन को अगर साथ में रख दिया जाएगा तो परासरण की प्रक्रिया किस ओर होगी? अल्प परासरी से अति परासरी की ओर होगी। ठीक है, ये चीज़ भी हम देखेंगे। अब अभी यहाँ से हमने आपको बता दिया कि अति परासरी की सांद्रता ज़्यादा होती है, अल्प परासरी की कम होती है। अब हम आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छे से सीखना। और ये कंपटीशन वाले बच्चे हैं ना जो सोचते हैं कि हमारे को तो बस ये पढ़ना, हमें नीट के लिए हमें बहुत सारे MCQ पढ़ने हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे इसको पढ़ रहे हैं या कोई नहीं पढ़ रहा है, जो 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइएगा ये चीज़। और उनको एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि आप NCERT की किताब और आपकी जो 12th की RBSC की किताब है, इसको आप बिल्कुल एक एक लाइन माइनर तरीके से पढ़ लीजिए। आपका कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करके देती है ये किताब। देखिए यहाँ से एक लाइन लिखी हुई है कि 0.9% का W/V NaCl का जो सोल्यूशन होता है बच्चों, ये हमारी RBC के लिए समपरासरी होता है। कैसा होता है? RBC के लिए समपरासरी होगा। तो समपरासरी का मतलब क्या हो गया बच्चों? देखो आइसोटोनिक बोलते हैं इसको अपन,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक बोलते हैं। हमने देखो यहाँ से एक अपन ने क्या लिया बच्चों, हमने एक पात्र ले लिया, बर्तन ले लिया है ना, यहाँ पर हमने क्या रख दिया 0.9%। अब कहोगे 0.9% क्या होता है मैडम, हम तो भूल गए, ये 0.9% आखिर होता क्या है, तो इसका क्या मतलब है वो देखिए बच्चों। इसका मतलब हो गया 0.9 ग्राम। क्या हो गया इस 0.9 का, 0.9 ग्राम। और परसेंटेज लग रहा है ना, परसेंटेज कब लगाते हैं जब 100 होता है, तो 100 ml में 0.9 ग्राम आप NaCl डाल दें तो ये होगा 0.9% का। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये कितना मिलियन है, 100 ml है, जिसके अंदर मैंने 0.9 ग्राम नमक डाला हुआ है। इसके अंदर आपने क्या डाल दी, RBC को डाल दिया। तो ये विलयन जो होता है अपना लाल रुधिर कोशिकाओं के लिए समपराशरी होता है, मतलब लाल रुधिर कोशिकाओं को कुछ नहीं होता है। अब आपने क्या करा, इस हमारी RBC को निकालकर आपने 3 कंडीशन रखी। क्या 3 कंडीशन रखी बच्चों, ये पूरी अच्छे से समझ लेना चीज़ों को, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ से। हमने ये रखा केवल पानी में, ये क्या है बच्चों, केवल पानी है। ये क्या है हमारे पास, पानी है। पानी में आपने RBC को अगर रख दिया तो क्या हो गया बच्चों, पानी में अगर RBC को आपने रख दिया तो ये सारा पानी क्या करने लगेगा, ये RBC के अंदर जाने लग जाएगा। तो पानी तो काम करने लग जाएगा इसके लिए अल्प पराशरी का, और इसका जो काम करने लग जाएगा रुधिर कोशिकाओं का, वो काम करने लग जाएगा अति पराशरी का। तो यहाँ सारा पानी अगर अंदर रखने लग चला गया तो उस कंडीशन में बच्चों पता है क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारी रुधिर कोशिका क्या होगी, फट जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर पानी में RBC को रख दिया गया तो रुधिर कोशिकाओं पर क्या फर्क पड़ेगा, रुधिर कोशिकाएं फट जाएंगी। चलो दूसरी कंडीशन हम देखते हैं आपको। पहली कंडीशन तो बता दी, पहली कंडीशन में तो कुछ नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन बता दी, ये दूसरी हो गई। अब कंडीशन हमने कहा कि यहाँ पर हमने इसको 0.9% ना रख के 100 ml में हमने 1 ग्राम या मैं कह दूँ 9 ग्राम आपने नमक डाल रखा है इसके अंदर। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में बाहर नमक की सांद्रता बढ़ गई। इसका मतलब बाहर का विलयन कैसा हो गया बच्चों, अति पराशरी। अंदर वाला विलयन कैसा रह गया, अल्प पराशरी। अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, अब ये RBC का पानी तो बाहर निकलेगा, और RBC का पानी बाहर जब निकलेगा तो उस कंडीशन में RBC सिकुड़ जाएगी। क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा बच्चों, फट जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, RBC सिकुड़ जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होगा, RBC को कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो आपको समझ में आ गया बच्चों क्या कंडीशन होगी अपने पास कि 0.9% का सोल्यूशन होता है। तो RBC को 3 कंडीशन है बच्चों, एक तो है 0.9% का सोल्यूशन है ना, तो यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक हम कहते हैं 0.9% से कम, या हम कहते हैं सामान्य पानी में रख दी जाए तो RBC क्या होगी बच्चों, फट जाएगी। और तीसरी कंडीशन हमने कहा कि अगर 0.9% से ज़्यादा रख दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, RBC सिकुड़ जाएगी, संकुचन हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 कंडीशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने लिख रखा है, ये चीज़ हमने शुरू में दिखाई है आपको कि 0.9% W/V NaCl का विलयन रुधिर कोशिकाओं के लिए समपराशरी होता है, अतः परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। वो 2 चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो भी आप लिख लीजिए बच्चों स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में कि 0.9% से कम होगा तो रुधिर कोशिका फट जाएंगी, या सामान्य पानी में रखते हैं तो फट जाएंगी, और अगर 0.9% से ज़्यादा होगा तो रुधिर कोशिकाओं का संकुचन हो जाएगा, RBC संकुचित हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चले बढ़ते हैं आगे। तो एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको अभी यही बताया था थोड़ी देर पहले कि 0.9% का विलयन कोशिकाओं के लिए क्या है बच्चों, समपराशरी है। अगर यहाँ पर 0.9% से कम होता है तो कोशिका क्या होगी बच्चों, फट जाएगी। अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, रुधिर कोशिका का संकुचन हो जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगी, पानी अंदर जाने लग जाएगा। वो भी बता दिया ऐसा क्यों होगा। आगे है अल्पपराशरी अति पराशरी विलयन, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। जिसका कम होगा परासरण दाब किसका कम होगा, जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी, और ये विलयन में हमेशा अल्पपराशरी से अति पराशरी विलयन की ओर होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण, इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम आपके पास। एक और बच्चों आपके लिए है आपके पास कि आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेलीग्राम लिंक हमने दिया हुआ है। वो टेलीग्राम लिंक इसलिए है कि NCERT कोर्स के लिए बच्चे कंफ्यूज ना हो कि अब हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो हम वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, NCERT केमिस्ट्री के नाम से है ना।
NCERT केमिस्ट्री विद कुमकुम, इस तरह से लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जो भी हमारे NCERT वाले स्टूडेंट्स हैं। और जो हमने इससे पहले चैनल बना रखा था, मैं दोनों चैनल के लिंक दे दूंगी आपको बच्चों, आप चाहें तो दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो RBSC वालों को ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह की एक और फैसिलिटी दिख जाएगी कि वहाँ पर कुछ नोट्स भी हैं, तो आपकी मतलब का हो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलो रिवर्स ऑस्मोसिस की एक बात बता देते हैं। आपने घरों में बच्चों RO का नाम सुना होगा कि RO से हम पानी ले लेते हैं। तो जो RO होता है घर में, वो पानी फिल्टर करने का, वो इसी विधि पे काम करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस ही उस RO का पूरा नाम होता है, मतलब परासरण के विपरीत प्रक्रिया होती है। परासरण का विपरीत कैसे होता है बच्चों? जैसे हम परासरण में क्या कहते हैं कि यहाँ पर तो क्या है, विलायक है ना, और यहाँ पर क्या है बच्चों, विलयन है। तो हमेशा परासरण में विलायक से पानी के कण विलयन की ओर गमन करते हैं, लेकिन व्युत्क्रम परासरण में क्या होता है बच्चों, विलयन में से पानी के कण जो होते हैं वो विलायक की ओर गमन करते हैं। तो हुए ना परासरण का विपरीत। तो ऐसा कब होगा, जो मान लीजिए समुद्र का पानी है, अपने पास खारा पानी है, उसमें से नमक को तो छोड़ना है और पानी पानी हमें लेना है। तो समुद्री पानी से शुद्ध पानी को अलग करने के लिए व्युत्क्रम परासरण का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों 2 टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उनको ओपन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे अच्छी बात ये होगी बच्चों, जो NCERT वाला टेलीग्राम चैनल जो मैंने इस बार क्रिएट किया है, उसको ज्वाइन करने से आपको वहाँ पे मैथ्स के भी लिंक मिल जाएंगे, जो NCERT केमिस्ट्री के NCERT के होंगे, फिजिक्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम कर लेते हैं प्रतिलोम परासरण को। सबसे पहली लाइन तो क्या लिखेंगे बच्चों, यह परासरण के विपरीत प्रक्रिया है। कैसी है परासरण के बच्चों, बिल्कुल जस्ट अलग है, जिसमें विलायक के अणु, और बच्चे कंफ्यूज ना हो कि न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं, तो हम ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। इसमें विलायक के अणु विलयन, इसमें विलायक के अणु जो है वो विलयन से विलायक की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये छोटा सा यहाँ से बनाया है अपने बॉक्स, है ना। देखो इसमें मैंने लिख भी दिया है कि विलयन से विलायक की ओर गमन करते हैं, और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने के लिए करेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या भर दिया बच्चों, यहाँ से हमने भर दिया है नमक वाला विलयन। कौन सा विलयन, समुद्री जल हमने ले लिया बच्चों यहाँ से, इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे अपना समुद्री जल, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ से अपन ने आगे जो लिया, यहाँ से हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ से शुद्ध जल। अब देखिए काम कैसे करेगा, अगर हम यहाँ पर यही स्थिति रखें जब तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर रख दिया बच्चों थोड़ा सा प्रेशर, जिसको अपन ने कह दिया पिस्टन P, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको दबाएंगे, जैसे आप यहाँ से इसको दबाएंगे बच्चों, नीचे की ओर आप इसको दबाएंगे, तो इस पर क्या लगेगा बच्चों, समुद्री जल पे दाब लगेगा। जैसे ही यहाँ पर इस पर दाब फील होगा, इस जगह पर जैसे ही यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, दाब लगेगा, तो आप खुद ही सोचिए ऑटोमेटिकली समुद्री जल जो होगा, और ये बीच में जो लगी हुई है बच्चों SPM लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली जो बनी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ से सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछ लें कि अर्धपारगम्य झिल्ली बनाने के लिए एक पदार्थ बताइए, तो सेलुलोज एसीटेट आप बता सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से दाब लगने लगेगा, वैसे ही समुद्री जल कहाँ जाने लगेगा, शुद्ध जल की ओर जाने लगेगा, और नमक के कण जो होंगे वो समुद्री जल में ही रह जाएंगे। सारा खेल किसका है बच्चों, यहाँ से दाब का। आप खुद ही कोशिश करके देखेंगे, आप थोड़ा समझ के देखेंगे कि अगर हम यहाँ से दाब लगाएंगे तो तुरंत यहाँ का जो पानी होगा वो यहाँ की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा, और सारा पानी यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई आपको बात यहाँ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यहाँ पर ये पिस्टन नहीं लगता तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर पिस्टन नहीं लगाते तो शुद्ध जल से ही समुद्री जल की ओर पानी गमन करता। थोड़ा सा परासरण दाब से ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं तो तुरंत ही समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर पानी जाने लग जाता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं थोड़ा बच्चों यहाँ से। स्टूडेंट्स एक बार देख लीजिए, किसी पात्र में SPM लगा के इसे 2 भाग करते हैं। एक भाग में हमने बता दिया था समुद्री जल रख लिया था, दूसरे भाग में शुद्ध जल रख लिया था। पिस्टन की सहायता से यहाँ परासरण दाब से ज़्यादा दाब लगाते हैं, इससे जो जल के अणु होते हैं वो
समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर जल की अणुगति करने लगते हैं। ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, असामान्य अणुभार या असामान्य आणविक द्रव्यमान। सबसे पहली बात तो बच्चों इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है असामान्य आणविक भार या असामान्य अणुभार। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बच्चों यहाँ से वास्तविक अणुभार की बात नहीं हो रही है। जैसे हमने कह दिया यहाँ NaCl, NaCl का अणुभार जो होता है वो 58.5 होता है, ठीक है। यहाँ 23 और ये 35.5, ये इसका वास्तविक अणुभार है। लेकिन अगर मान लीजिए इस अणुभार की बजाय हम NaCl का अणुभार तब निकालें जब ये पानी में घुला हो, या इसको हम तब निकालें जब ये बेंजीन में घुला हो, तो इस कंडीशन में अगर 58.5 से अणुभार इसका बदल जाए, या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका अणुभार क्या कहलाएगा? असामान्य अणुभार। मतलब वास्तविक अणुभार से अलग अणुभार जो होता है वो असामान्य अणुभार कहलाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो अणुभार हमें पता है, जो अणुभार हम निकालते आए हैं, वैसा ही अणुभार क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, तो बात यहाँ से आती है कि जब यहाँ से हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको सभी जानते हैं, मुझे पता है। 11th के जो अभी अभी स्टूडेंट्स 12th में आए वो भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड है। आपको पता है एसिटिक एसिड का जो अणुभार होता है वो 60 होता है। कितना होता है? 60। लेकिन जब इसको बेंजीन में घोल देते हैं ना बच्चों, किसमें घोल देते हैं? बेंजीन। बेंजीन तो जानते हैं ना, C6H6 होती है, और बेंजीन जो होती है ना, जैसे अपना पानी होता है ना, ऐसे लिक्विड होती है। बेंजीन कैसी होती है बच्चों? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। अभी हो सकता है बच्चों को पता ही ना हो कि बेंजीन आखिर होता कैसा है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पानी होता है लिक्विड, ऐसे ही अपना बेंजीन भी रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है? लिक्विड होता है। आपने एसिटिक एसिड को लिया और इसके अंदर घोल दिया। अब इस कंडीशन में जब एसिटिक एसिड का अणुभार ज्ञात किया जाता है तो वो 60 ना मिलकर 120 मिलता है, और उस समय एसिटिक एसिड का अणुभार जो है वो सामान्य अणुभार ना कहा जाकर असामान्य अणुभार कहलाता है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है बच्चों? ऐसा तब होता है जब विलेय का जो भी पदार्थ हम घोल रहे हैं, या तो वो आपस में जुड़ जाएं। कैसे जुड़ जाएं वो भी देख लेते हैं। जैसे ही एसिटिक एसिड का एक अणु है, जैसे ही आपने एसिटिक एसिड के जो अणु थे वो जैसे ही आपने इसके अंदर डाले वो कुछ इस तरह से हो गए। आपको कैसे मिल गए एसिटिक एसिड के अणु? जैसे ही आपने एक अणु डाला, यहाँ एसिटिक एसिड है, जैसे ऐसे डाले आपने अणु, है ना, और आपने जैसे ही डाला तो वो कैसे हो गए? इस तरह के हो गए। अब आप एक अणु को हटाएंगे तो कितने आएंगे एक साथ? 2 आएंगे। इसका मतलब वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। तो अगर मान लो आपस में अणु क्या होने लग जाए? जुड़ने लग जाए, तो डेफिनेटली मान लीजिए इसका 60 अणुभार है, तो उस कंडीशन में कितना निकलेगा? 120। या फिर बच्चों कुछ ऐसा होने लग जाए कि आपने तो एक अणु डाला था और एक अणु जैसे ही आपने डाला वो एक अणु 2 में टूट गया। ये कब हो सकता है मैडम? NaCl होता है, जैसे ही पानी में डालते हो ये Na+ और Cl- 2 में टूट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में। जब अणु इस तरह से 2 भागों में टूटने लग जाए तो हम कहते हैं या तो अणु जुड़ जाए या अणु टूट जाए। तो उस कंडीशन में अणुभार कैसा आता है? असामान्य आता है। इस जुड़ने को बच्चों हम क्या कहते हैं? संगुणन। इस जुड़ने को क्या कहते हैं बच्चों? संगुणन। और इस टूटने को क्या कहते हैं बच्चों? टर्म वियोजन। तो आपको बता दिया हमने, जुड़ना मतलब क्या हुआ? संगुणन, और टूटना क्या हुआ बच्चों? वियोजन हुआ। ठीक है, चलो अब थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि ऐसा हम लिख देंगे यहाँ पर। चलो ये हमने यहाँ से हटा दिया सब कुछ। लिखेंगे क्या? जब विलेय को विलायक में घोलने पर, देखिए स्टूडेंट्स हमने पूरा लिख दिया है। जब विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय का संगुणन मतलब जुड़ जाए या क्या हो जाए? वियोजन हो जाए, तो प्राप्त विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से कम होगा या फिर क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य अणुभार कहते, असामान्य अणुभार कहते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे एक लाइन में। अब यहाँ से बच्चों 2 कंडीशंस आपके पास आएंगी। कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? जब विलेय का वियोजन हो। वियोजन का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होगा बच्चों? टूटना होगा। जब विलेय का वियोजन होता है, वी मतलब हटना,
योजन मतलब टूटना, योजन मतलब क्या होता है, योग होना, और वी लग जाए तो उसका क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। केमिस्ट्री में ऐसी टर्म्स बहुत काम में आएंगी, जब भी किसी शब्द के आगे वी शब्द लग जाए तो समझ लेना वो चीज़ उल्टी हो गई है। तो जब विलय का वियोजन हो, ठीक है बच्चों। यहाँ से चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें कि जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर उसका वियोजन या आयनन हो जाए तो हम इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। विलय का वियोजन हो तो इसमें सीधे लिखते हैं अपन विलय, तब विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, देखो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तब विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। मुझे ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कैसे बढ़ जाएगी, जैसे मान लीजिए आपके पास है AlCl3 है ना, ये कितना अणु है, एक अणु है। चलो हमने इसके कितने ले लिए बच्चों, यहाँ से हमने इसके 10 अणु ले लिए। अब अगर एक AlCl3 को तोड़ोगे आप तो कितने मिलेंगे, एक तो मिलेगा एल्यूमिनियम आयन और 3 मिलेंगे क्लोराइड आयन। मतलब एक एल्यूमिनियम क्लोराइड से कितने मिल गए, 4 मिल गए। तो 10 अगर टूट जाएंगे तो प्रत्येक अणु देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ से भी 4, 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 मतलब सीधे से कहने का मतलब हो गया कितने अणु हो गए, 40। जब एक अणु 3 में 4 में टूट गया तो 10 अणु कितने में टूट जाएंगे, 4 में। तो कणों की संख्या क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। ऐसे ही मान लीजिए NaCl है तो कितने में टूटेगा, 2 में। ऐसे ही 10 ले ले तो कितने में टूटेंगे, 20 में। तो कणों की संख्या क्या होगी बच्चों, बढ़ जाती है। अब मुझे बताइए अनुभार बढ़ेगा या घटेगा। अगर AlCl3 का कुल अनुभार निकालें तो एल्यूमिनियम का होता है बच्चों 27 और Cl का होता है 35.5 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ से ये अणु टूट गया तो निश्चित सी बात है, जब इस पूरे का अनुभार तब गिना जा रहा था और जब ये टूट गया तो इसका मतलब इसके मान लीजिए 4 भाग हो गए, तो ये अनुभार भी तो 4 भागों में बट गया, कम से कम बटेगा कि नहीं बटेगा। इसका मतलब यहाँ पर अनुभार क्या होगा, वास्तविक अनुभार से कम हो जाएगा। जब कोई एक अणु है, मान लीजिए इसका 100 अनुभार और ये 2 भागों में टूट गया तो हमने एवरेज के तौर पे कह दिया 50 यहाँ और 50 यहाँ, तो अनुभार क्या हो गया, सामान्य अनुभार से कम हो जाता है। यहाँ 3 चीजें होंगी, तब विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा, अणु संख्या गुणधर्म के मान बढ़ जाते हैं। अणु संख्या गुणधर्म के मान बढ़ जाते हैं। ये क्या चीज़ लिखवा दी मैडम, अरे बच्चों याद करो, अणु संख्या गुणधर्म लिखवाए थे आपको, पहला ही लिखवाया था वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, याद आया। वहाँ आपको हम कहते थे कि अगर आपने NaCl का 1 चम्मच डाल दिया है तो कितने कण आ गए इसके अंदर, पानी के अंदर 2 कण आ गए। 2 कण आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि एक NaCl टूटेगा 2 आगों में टूटेगा। अगर मान लीजिए AlCl3 को तोड़ते तो कितने कण हो जाते, 4 कण हो जाते। कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ते तो 3 कण हो जाते। इसका मतलब ये जो पानी है, अगर मैं इसके ऊपर एक AlCl3 का कण डालूँ तो सतह पर कितने कण आ जाएंगे, इसके 4 कण आ जाएंगे। और अणु संख्या गुणधर्म के मान अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इस कंडीशन में अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। आपने मात्र 10 लिए AlCl3 कण, सतह पर कितने फैल गए, 40, तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ गए ना। यहाँ से आगे लिख लीजिए, प्राप्त विलय का अनुभार, प्राप्त विलय का अनुभार वास्तविक अनुभार से कम प्राप्त होता है। वास्तविक अनुभार से कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं बच्चों, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है हमारी, वो कहती है जब विलय का संगुणन हो। तो बच्चों जो बातें हमने ऊपर लिखी जस्ट उसकी उल्टी हो जाएंगी कि कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। अणु संख्या गुणधर्म के मान क्या होंगे, घट जाते हैं। और अनुभार क्या होगा, अधिक प्राप्त होता है। तो जैसा हमने यहाँ पे बोला वो सब चीज़ें हम तीनों बिंदुओं को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर के जैसा ही है, इसीलिए हम यहाँ पर ये सारी की चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर कि विलय के कणों की संख्या, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ जाती है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, घट जाती कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ जाते हैं, तो अनुभार क्या हो गया, घट जाएंगे गुणधर्म के मान। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम, तो वहाँ पर क्या होंगे बच्चों, बढ़ जाएंगे।
देख लीजिए स्टूडेंट्स, वही की वही चीज़ें हैं। कणों की संख्या क्योंकि जुड़ जाएंगे तो कणों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। और अणुधर्म जो होते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म, वो डिपेंड इस पे करते हैं कि कणों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। और वास्तविक अणुभार शुरू की तुलना में क्यों जाएंगे, ज़्यादा, क्योंकि अणु क्या हो गए, आपस में जुड़ गए हैं। अब बच्चों यहाँ से एक एग्जाम्पल और है कि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर इसके 2 अणु संगठित होकर क्या बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप खुद सोचिए कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, CH3COOH होता है। इसको किस में घोला जा रहा है बच्चों, बेंजीन में घोला जा रहा है। ये मान लीजिए एसिटिक एसिड का अणु है, ये बना दिया एसिटिक एसिड का अणु। जैसे ही बेंजीन में डाला, ये 2 थे, ये जैसे ही बेंजीन में डाला ये 2 अणु आपस में क्या हो गए बच्चों, एक साथ जुड़ गए। तो यहाँ पर वो कह रहा है 2 अणु जुड़कर क्या बनाते हैं, द्विलक। द्विलक का मतलब हो गया 2 अणुओं का एक साथ जुड़ना। अगर इसका अणुभार 60 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कितना मिलेगा, 120। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि द्विलक बना क्यों रहा है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर यहाँ लिखी हुई है सामने। चलिए स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने बना देती हूँ। इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना हमें आना चाहिए बच्चों। कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, ये देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो CH3C डबल O को नीचे लिखा, सॉरी ऊपर लिखा, OH को कहाँ लिखा बच्चों, हमने नीचे लिखा। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और लेना है CH3C। अब ये डबल O है, इसको तो हम लिखेंगे बच्चों नीचे यहाँ पर, क्योंकि H के सामने O आना चाहिए। नीचे वाले OH को लिखेंगे बच्चों ऊपर, ताकि हम इजीली स्ट्रक्चर बना पाए। H पे प्लस आएगा और ऊपर क्या आएगा, माइनस। और ये साइन बनाया ना, ये ऐसे घुमा के, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं डेल्टा। बच्चों यहाँ अगर हम Na प्लस और Cl माइनस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पूरा प्लस एक आवेश। और हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा ऋणावेश और थोड़ा सा धनावेश। अपनी ओर आंशिक जब लिखना होता है तो हम इसको इससे लिखते हैं, जिससे हम इस चीज़ को ध्रुवीय के रूप में कहते हैं। 11th क्लास में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये माइनस प्लस आते कब है, अगर विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है तो माइनस आता है, विद्युत ऋणता कम होती है तो प्लस आता है। विद्युत ऋणता क्या होती है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। यहाँ पर क्या हो रहा है, H को अपनी ओर खींच रहा है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, इसलिए इस पे माइनस आ रहा है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है तो इस पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। चलो इसको अच्छे से दिखाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको दिखा दो, ये क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ये बना रहा है, ठीक है। अब अपना बच्चों अगला टॉपिक जो है वो है van 't Hoff गुणांक, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, शेयर करना नहीं भूलेगा। आपके शेयर करने पर ही चैनल जो है बच्चों स्टडी बच्चों तक पहुंच पाती है, हमारी मेहनत का पूरा लाभ उन तक मिल पाता है। आपको सिर्फ चैनल को शेयर करना है। आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, दूसरे स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा, उसका बेनिफिट होगा ना, आपका हो रहा है तो दूसरे का भी होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आपको भी चैनल कहीं ना कहीं से मिला ही होगा, आपको किसी ने शेयर किया होगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जो आपके आसपास के स्टूडेंट हैं वहाँ तक आप इस चैनल को शेयर कर पाएँ ताकि उन तक भी ये स्टडी पहुँच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आपसे शेयर करने की आशा रखते हैं हम। जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आप हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने स्कूल ग्रुप में, जहाँ भी आप हैं बच्चों, इसे प्लीज़ आप शेयर कीजिए। पूरा चैप्टर 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रह जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारी बात मानेंगे, आशा करते हैं ऐसी। थैंक यू, बाय बाय।